यहां पर आने के लिए। एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर जिस पर हर तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है और जिस पर यह बताना जरूरी है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी की जब काली करतूतें पकड़ी जा रही हैं तो रोना, शोर मचाना, हाय तौबा करना, षड्यंत्र षड्यंत्र चिल्लाना, यह एक अलग मामला है। हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। यह शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, यह गलत है, यह सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं दो ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ ये बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। और ये शिक्षा की बात नहीं, ये शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत छुपिए। धन्यवाद सुप्रिया जी। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ अलका लांबा जी भी, हमारे दिल्ली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उपस्थित हैं। सुप्रिया जी ने बड़े विस्तार से बात रखी है और इस आबाकारी नीति को लेकर के जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, भाजपा जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के सूरवीरों ने ये लड़ाई जीती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इस शराब नीति के खिलाफ यदि किसी ने जन आंदोलन किया, किसी ने आवाज उठाई और किसी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और वो आम जनमानस और वो महिला शक्ति थी जो इसका लगातार विरोध कर रही थी, क्योंकि इस शहर को शराब माफियाओं को बेचा गया था। इस शहर की जो पहचान शीला जी ने खूबसूरत शहर की बनाई थी, उस शहर की जो पहचान है वो देश के नशे की राजधानी के रूप में बनने लगी। और ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। ये हरदीप पुरी साहब के साथ वो एक डेलीगेशन है हमारा जो जाकर के मिला था, और ये डेलीगेशन में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा जी भी इसमें उपस्थित रहे। और यहां बड़े विस्तार से हमने इस शराब नीति को लेकर के जो खामियां हैं, हालांकि खामियां बहुत सारी हैं, अलग अलग विषय पर हमने अलग अलग विभाग में जाकर के इसको उजागर किया। और ये ट्वीट ये प्रमाण है इस बात का कि हमने मिलने के तदुपरांत इस बात को पब्लिक डोमेन में भी डाला कि हरदीप पुरी साहब से हमने आग्रह किया है कि इस पॉलिसी के तहत जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है वहां शराब की जो दुकान खोलने का जो खेल खेला जा रहा है भाजपा के पार्षद या भाजपा शासित नगर निगम के द्वारा, और कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको ताक पर रख करके जिस तरह से लाइसेंस खोलने का सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, तो हमने ये आग्रह किया कि आप उसको रोकने का काम करें। बजाय रोकने के दिल्ली शहर के अंदर शराब की दुकानें खुलती रही,
भाजपा के लोग मौन बने रहे, लेकिन ये लड़ाई हम सड़क से लेकर के विभागों तक लड़ते रहे। ये उसका और दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं। 3/6/2022 को हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना साहब के यहां जाते हैं और विस्तार से हम ये वो उन बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, किस तरह से शराब माफियाओं ने मिलकर शराब नीति पे काम किया, फायदा लिया, दिल्ली को लूटने का काम किया। क्या क्या बिंदु थे? कार्टेल था, जो एक समूह बना करके दिल्ली की शराब की दुकानें ली गई। ये वो कॉपी है जिसके बिहाफ पर आज ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, इस शहर को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री को समझाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पूर्व गुरु रहे अन्ना हजारे जी तक हम पहुंचे। अन्ना हजारे जी को भी मैं 13 फरवरी 2022 को चिट्ठी लिखता हूं। अन्ना हजारे जी से यह आग्रह करता हूं कि अपने इस प्रिय शिष्य को समझाएं। जिस शहर की पहचान शिलाजी ने और कांग्रेस ने बनाई, विश्व के अंदर जिस शहर को नाम पहुंचाया, विकास का, डेवलपमेंट का, फ्लाईओवर सिटी का, सुंदर शहर का, उस शहर को उजाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही मुख्यमंत्री नहीं माना। लेकिन अफसोस ये होता है साथियों, जो सुप्रिया जी ने बात कही, आज मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से भाजपा के जो सूरवीर सांसद, एमएलए उतरे हुए हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मेरा प्रश्न उनसे है, जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि जब देश के अंदर और दिल्ली के अंदर कोरोना फैल रहा था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, बेड के लिए तरस रहे थे, अस्पतालों के बाहर मौतें हो रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही थी, उस समय मुख्यमंत्री और ये शराब मंत्री सिसोदिया और शराब माफिया मिलकर के इस पॉलिसी पे काम कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही हम तो सड़क पे उतरे, लेकिन भाजपा के ये 8 एमएलए विधानसभा के अंदर मौन क्यों थे? भाजपा के 7 सांसद, आज मनोज तिवारी जी को देख रहा हूं, परवेश वर्मा जी को मैं देख रहा हूं, हर्षवर्धन जी को मैं देख रहा हूं, रमेश विधुड़ी जी को मैं देख रहा हूं, और तो और हिमाचल से आए हुए अनुराग ठाकुर को मैं देख रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ना तो 7 सांसदों ने, ना 8 एमएलए ने, 3 मेयर, 150 से ज्यादा इनके निगम पार्षद, किसी एक व्यक्ति ने इस सरकार के खिलाफ 4 शब्द की शिकायत तक नहीं की। क्यों नहीं की? इन प्रश्नों का जवाब भाजपा को देना चाहिए। शायद भाजपा इन प्रश्नों के जवाब ना दे, क्योंकि जब खुद ये लोग इसमें सम्मिलित हों तो जवाब किस बात का दे सकते हैं? क्योंकि इस साजिशकर्ता में भाजपा के इनके नेता भी मिले हुए हैं, भाजपा की पार्टी खुद मिली हुई है। कैसे मिली हुई है? उस साजिश का पर्दाफाश मैं कर रहा हूं साथियों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा भाजपा के कार्यालय को भी मिला है। और ये वो पत्र है जो मैं दिखा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट जो सबमिट होती है, डोनेशन लिस्ट ऑफ बीजेपी अबव 20,000 फॉर ए ईयर एंडिंग 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का, ये मेरा ये लेटर नहीं है, ये बीजेपी कार्यालय का है। इसमें आप देखेंगे इस भाजपा को लगातार एक कंपनी चंदा देती है। इस कंपनी का नाम मैं पढ़ रहा हूं, ये कंपनी है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये सोम ग्रुप की कंपनी है। इसको चंदा दिया जाता है एक बार 1 करोड़ रुपए का 25/8 को, फिर 30/10/2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, फिर 21/12/2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस तरह से इस कंपनी के द्वारा भाजपा को एक मोटी रकम चंदे के रूप में दी जाती है। और ये जो सोम ग्रुप है, ये मध्य प्रदेश का ब्लैक लिस्टेड ग्रुप है। इस ग्रुप की जो कंपनी है, सोम ग्रुप मध्य प्रदेश की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो मैंने आपको कहा, इसी सोम ग्रुप की सेल कंपनी रायसन लिमिटेड कंपनी। रायसन एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसके नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है, और इन दोनों कंपनियों का एड्रेस एक ही है। तो इसको जोन 13 में काम दिया गया। जोन 13 के अंदर कम से कम 20 से 25 दुकानें दी गई, और भाजपा अपने इलेक्शन कमीशन में डोनेशन की जानकारी में खुद खुलासा कर रही है इस बात की। लेकिन अफसोस यह होता है कि सीबीआई की एफआईआर की कॉपी में इसका नाम नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? यह तो एक ऐसा उदाहरण है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि भाजपा को क्या जो डोनेशन थी, क्या चुप रहने की डोनेशन थी? क्या शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इस शहर को बेचने की साजिश में भाजपा के नेता भी सम्मिलित थे? क्या ये केवल और केवल जो व्हाइट का जो हमने आज आपके सामने ट्रांजैक्शन रखा है, क्या इसके अलावा भी और कुछ लेन देन हुआ है? क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या ये इसकी भी जांच करेगी?
या केवल कांग्रेस के नेताओं को ईडी के संबंध जाते रहेंगे? तो आज सवाल यह उठता है, सोम ग्रुप ने बीजेपी को कितना पैसा दिया, कितना डोनेशन दिया? भाजपा के सूरवीर जो नेता 2 दिन से उतरे हुए हैं, ये क्या इस बात पर कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे? ये मेरा आपसे कहना है। दूसरा, जो कार्टेल की बात हो रही है सीबीआई जांच में, आप बार बार देख रहे हैं साथियों, हमने पहले लगातार ये बात कही है, पंजाब के एक शराब और अकाली के पूर्व मंत्री रहे शराब माफिया दीप मल्होत्रा का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, जिसकी 2 कंपनियां हैं, जिसमें एक इनोवा गारमेंट्स के नाम से भी है, जिसको लगातार, जिसमें ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। उसमें किस तरह से कार्टेल तैयार हुआ, मैंने इसको बकायदा आपके सामने पूर्व में रखा है। आज मैं दूसरे कार्टेल की बात कर रहा हूं। इस कार्टेल में आप देखेंगे किस तरह से मनी ट्रेल हुआ, उसका खुलासा मैंने किया है। और कार्टेल में भी जिस तरह से पैसे डाले गए, एक बालाजी ग्रुप है, बड़े चालाकी से इस पूरी दिल्ली को शराब माफिया को बेचा गया। बेचने का काम सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। यह सीबीआई की प्रथम दृष्टि में जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, और यही मैं आज आपके सामने इसको विस्तार से रखने चाह रहा हूं। बालाजी ग्रुप की मजुंटा, जिसके मालिक श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्टिलर भी है, और आंध्रा तमिलनाडु से जिसका संबंध है। और इसकी जो उत्पादक कंपनी है नीचे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, एनरिका है, पर्ल डिस्टिलरी है। अफसोस ये होता है कि मजेंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को और पिक्सी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को जॉन 4 और जॉन 23 और जॉन 32 का लाइसेंस दिया गया है। सेल कंपनियों को जिस तरह से ये काम दिया गया है, जिसके मालिक रेड्डी साहब हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, सच्चाई में जो इस पर्दे के पीछे जो व्यक्ति, जो समूह काम कर रहा था, वो इंडोस्पिरिट ग्रुप प्रमोटर समीर महेंद्रू और गीतिका महेंद्रू है। ये समीर महेंद्रू, गीतिका महेंद्रू, ये वो लोग हैं जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है। इनको मालूम था कि इनको काम नहीं मिलेगा, तो इन्होंने साजिश के तहत एक कार्टेल तैयार किया, और कार्टेल के तहत पैसे का लेन देन मैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये ग्राफिक्स भी मैं आपको दूंगा, किस तरह से महेंद्रू और उसकी वाइफ गीतिका महेंद्रू ने किस तरह से पैसे को कंपनियों में डाला और काम इस दिल्ली शहर के अंदर लिया। ये वो ग्राफिक्स है जो मैंने आपको दिखाया। बड़े चालाकी से इन्होंने खाओ गली रेस्टोरेंट, उसको भी 2 जोन दिए गए, 2 और 3 उसको लाइसेंस मिले, जो कि ब्लैक लिस्टेड थी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। और ये चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताया है कि किस तरह से पैसे को घुमाया गया, पैसे अलग अलग कंपनियों में शेयर के माध्यम से डाला गया, और पैसा सीधा ये रेड्डी परिवार, जिसमें उसकी धर्मपत्नी और खुद रेड्डी जी अपनी सेल कंपनियों के माध्यम से दिल्ली में टेंडर लेते रहे। ये बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हमारे पास है, किस तरह से खाओ गली द्वारा ईएमडी 60 करोड़ रुपए 2 जोन को दिया गया। उसमें 20 करोड़ रुपए की जो राशि है खाओ गली ने इंडोस्पिरिट ग्रुप से लिया है। ये कैसे संभव हो सकता है कि 2 अलग अलग ग्रुप और किसी को पैसे दे रहा है? कहीं ना कहीं ये महेंद्रू परिवार अपने पैसे को दूसरी सेल कंपनियों के माध्यम से, जो इस प्रक्रिया में एलिजिबल हो सकते थे, उनको पैसे देते थे, काम लेते थे, ठेके लेते थे। उस पर सारा जो आधिपत्य था वो महेंद्रू परिवार का था, जो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी। तो साथियों, ये चेक की जानकारी हमारे पास पूरी है। जैनब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने, जो बालाजी ग्रुप से जुड़ी कंपनी है, उनको 25 करोड़ रुपए की एएमडी राशि भी इनके द्वारा दी गई। सीबीआई की जो एफआईआर है, जिसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे का नाम मनीष सिसोदिया के नजदीकी बताया गया है, इसमें 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू दिनेश अरोड़ा के खाते में ट्रांसफर करते हैं। 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू दिनेश अरोड़ा के। ये दिनेश अरोड़ा के कई फोटोग्राफ्स और जो रिश्ते हैं, मैं समझता हूं आज आपके सामने है, पूरे पब्लिक डोमेन में है, उनके रिश्ते पूरे जगजाहिर हो चुके हैं। और समीर महेंद्रू अर्जुन पांडे को 2 से 4 करोड़ रुपए भी देते हैं, ये बात भी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो अब ये जो पहला पार्ट हमने रखा कार्टेल का, जो दूसरा पार्ट रखा है, इसमें पूरी तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि शहर को पूरी तरह से शराब माफिया को बेचने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। और मैंने ये पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब गई थी पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए, लेकिन ये पंजाब को तो नशा मुक्त नहीं कर पाए। इन्होंने दिल्ली को, इस शहर को, इस राजधानी को नशे की राजधानी बना दिया। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि इस शहर का, इस दिल्ली का शराब मंत्री यदि कोई है तो मजीठिया दिल्ली का कोई है तो मनीष सिसोदिया ही मजीठिया है।
जिस पंजाब में मजीठिया को शराब माफिया कहा जाता था, वो दिल्ली का वित्त मंत्री, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो शराब माफिया के साथ जो सवाल है मेरे, आज इस प्रेस वार्ता से जो सवाल घूम रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि प्रमुख, इस शराब माफिया के कार्टेल का प्रमुख जो सिसोदिया क्यों फ्री घूम रहा है, सवाल इस बात का है। सीबीआई आखिर कब तक ये खेल खेलेगी? सीबीआई की कार्रवाई पे भी मेरे प्रश्न हैं। आज लुकआउट नोटिस जारी किया, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरा, मंत्रिमंडल में सिसोदिया जी अब तक क्यों बने हुए हैं? 18 उनके पास महकमे हैं, 18 महकमे। और माफ करना, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली का एकमात्र मुख्यमंत्री शायद आज तक के इतिहास में है जिसके पास कोई भी विभाग नहीं है। मेरा ये दावा है, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने 2013 से ही अपने आप को शायद इन्हीं सब बातों की वजह से मुख्यमंत्री बने रहने के साथ साथ विभागों से दूर रखा है कि मैं अपने सहयोगियों से भ्रष्टाचार कराऊं, पूरा खेल खेलूं, पैसा इकट्ठा करूं, लूटूं और मैं इन आरोपों से बचा रहूं। अन्यथा ऐसा आज तक नहीं हो सकता कि कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठा हो और उसके पास कोई विभाग ना हो।